Afternoon students, I am Shweta Srivastav, your science teacher from Kudos International School, Bundi. So students, we are going to study chapter 6, chemical equation and reaction. So students, let's start. Okay, so the first topic is chemical reaction and chemical equation. So what is chemical reaction? In chemical reaction, new substances with different properties are formed. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 6 जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड दिस इज़ योर रिविज़न क्लास. सो स्टूडेंट्स, रिवाइज चैप्टर 6 विद दिस वीडियो. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन में हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, 9th क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं. एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज. ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आपको पता हो तो. ठीक है. तो फिजिकल चेंज में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो फिज़िकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, बट जो केमिकल चेंज होता है वो नॉन रिवर्सिबल होता है. तो सेम चीज़ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में. जो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है जो कि नॉन रिवर्सिबल होता है. एक्चुअल में जो एट द एंड हमको जो प्रोडक्ट हमको मिल गया, जो हमको रिजल्ट मिल गया, वो मिल गया, उससे वापस से हम रिएक्टेंट नहीं ला सकते. ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं. आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड. तो आपको ये जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है जिसमें एफी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आयरन प्लस आयरन ने किससे यहाँ पे रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और क्या फॉर्म्ड हो रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे, Fe2O3. ओके, तो यहाँ पे एफी का मतलब क्या है, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट यहाँ पे बना Fe2O3. तो आपको जो यहाँ पे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो सारे रिएक्टेंट है. ठीक है. और जो राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है, जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, वो प्रोडक्ट है. तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये आपको पता होगा एक्चुअल में कौन सी केमिकल इक्वेशन है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन है. आपको पता होगा आयरन का जंग लगना, है ना, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन पे जो रस्टिंग होती है वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का. तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है. तो आपको ये इक्वेशन अच्छे से पता होनी चाहिए. ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस. देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये जो फॉलोइंग चेंजेस है ये भी उन इक्वेशंस में होता है. क्या क्या होता है, फर्स्ट चेंज इन स्टेट. देखो, चेंज इन स्टेट का मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी स्टेट में चेंज हो जाता है. जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया. इसी तरह सेकंड चेंज इन कलर में भी चेंज हो जाता है. आपको पता है जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, मतलब जब लोहे पे जंग लगती है तो स्टार्टिंग में लोहा जो होता है, लोहे का कलर डिफरेंट होता है, लेकिन आफ्टर जंग लगने के बाद लोहे का जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है. जो आयरन का कलर हो जाता है वो हल्का सा रेडिश ब्राउन हो जाता है. तो हमको पता लग जाता है कि इस आयरन पे क्या हो गई है, रस्टिंग हो गई है. कलर से ही हमको पता लग जाता है. तो जब भी किसी पे भी केमिकल इक्वेशन होती है तो हमको वो चीज़ पता लग जाती है, चाहे फिर वो स्टेट से पता लग जाए, चाहे फिर वो उसके कलर से पता लग जाए. तो थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज हो जाता है. फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस. बहुत सी बार गैस भी रिलीज़ होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस रिलीज़ होती है. ओके, सो हम आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, केमिकल इक्वेशन. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. देखो,
अभी हमने इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो था केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो बेसिकली हमने बोल दिया था कि केमिकल रिएक्शन हम तब बोलेंगे जब कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है या कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है किसी भी केमिकल चेंजेस की वजह से, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बट हम केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे? जब हम उस केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन जब हम उन एलिमेंट्स को एज ए रिएक्टेंट, एज ए प्रोडक्ट और उनको सिंबल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग सिंबल होता है, हमको पता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए, केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट के लिए एक सिंबल होता है। तो जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई कंपाउंड होता है, मींस प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कंपाउंड होता है, तो उस कंपाउंड का भी एक केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिख रही है। फर्स्ट है, देखो, मैग्नीशियम। ठीक है, Mg का मतलब क्या है? Mg जो है किसका सिंबल है? मैग्नीशियम का है, प्लस O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। और ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है S, Mg के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है S, तो व्हाट डू यू मीन बाय S? S मीन सॉलिड, ओके, एंड G मीन्स गैस। ओके, देन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या फॉर्म्ड हो रहे हैं? ट्वाइस MgO, एंड MgO मीन्स क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कौन सी स्टेट में है? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है। ओके, प्लस हीट प्लस लाइट। जब ये केमिकल इक्वेशन परफॉर्म होती है तो साथ में हीट एंड लाइट भी रिलीज होती है। प्रोडक्ट तो बनता ही है। न्यू प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है? इसमें आपको दिख रहा है ट्वाइस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है। उसके साथ साथ क्या यहाँ पे रिलीज हो रही है? हीट एंड लाइट भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है स्टूडेंट्स। केवल डेफिनेशन लिखने से नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको साथ के साथ एग्जाम्पल भी देना मस्ट है, क्योंकि एग्जाम्पल के अलग से मार्क्स होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन तो आप लिखोगे ही, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्केलेटल इक्वेशन। द इक्वेशन विच इज़ नॉट बैलेंस्ड इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। देखो, क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन तो हम लिख लेते हैं, बट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हम रॉन्ग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई केमिकल इक्वेशन है जो कि बैलेंस नहीं है तो हम उस इक्वेशन को, ऐसी इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन ना बोल के और उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन का एग्जांपल दिया है, देखो, Mg मीन्स मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट में, प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस स्टेट में, और उससे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड स्टेट में। अब जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे? देखिए आप, सबसे पहले हम रिएक्टेंट को नोटिस करते हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम का ओनली 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्लस O2, जबकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। और वहीं जब आप प्रोडक्ट को नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का भी 1 ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, जबकि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, अदरवाइज हम उसको रॉन्ग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये परफेक्ट इक्वेशन नहीं है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन हम किसे कहेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन? ठीक है, the equation in which the number of atoms of each element on the reactant and product side are equal so as to follow the law of conservation of mass। देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन हम
किसे कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के एलिमेंट्स का जो नंबर है वो बिल्कुल जो प्रोडक्ट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल के नंबर के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा कि ऊपर वाली इक्वेशन में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का ओनली 1 ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एक परफेक्ट इक्वेशन है एंड ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो वो कैसे होगा हम देखते हैं। देखो अब आप यहाँ पे जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में क्या है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स है प्लस ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस MgO जो कि सॉलिड स्टेट में, प्लस हीट और लाइट यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स की जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, मतलब जो स्केलेटल इक्वेशन थी, और जो नीचे वाली बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें डिफरेंस आप देख रहे हो। ऊपर मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बैलेंस नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बैलेंस हो चुके हैं। कैसे बैलेंस हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम है उसके आगे हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रोडक्ट हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके बिल्कुल फ्रंट में आगे हमने ट्वाइस लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम के भी 2 मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह हम ये इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जितना ज़्यादा आप इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसमें यही है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है सेम उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मास होता है वो हमेशा कंजर्वेटेड रहता है। मतलब जो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब हर एक इक्वेशन जो होती है, हर एक केमिकल इक्वेशन जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर 6 जो है इसके कुछ टॉपिक्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अब मैं आपका यहाँ पे एक टेस्ट भी लेने वाली हूँ नेक्स्ट वीक, तो आप रिवाइज़ कर लीजिए और अच्छे से आपके पास नोट्स भी बने हुए होंगे और आप बुक में से भी इसको रिवाइज़ करिए। और इक्वेशन को बैलेंस करने की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।